हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं बायोलॉजी की, और बायोलॉजी की हम बात कर रहे थे। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपनी क्लास को जारी रखते हैं। तो दोस्तों हम ज़्यादा बात नहीं करते, अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मंजिल यूं ही नहीं मिलती। दोस्तों क्या, अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए रातों को जागना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए रातों को जागना पड़ता है। अरे जिसने मंजिल को पाया है, जिसने मंजिल को पाया है, उससे पूछ के देख उसने जिंदगी में क्या क्या खोया है और क्या क्या पाया है। तो दोस्तों ये आपकी जिंदगी से संबंधित कुछ लाइनें थी। यदि आपको अच्छे लगे तो मेरे को कमेंट्स में जवाब दीजिए कि बताइए कि हाँ सर आपकी लाइनें कुछ अच्छी लगी और हमारे को कुछ मोटिवेशन मिला। तो दोस्तों अपने को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मजबूती से सामना करना पड़ेगा, मंजिल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जिन्होंने मंजिल को छुआ है उनसे पूछ के देख उन्होंने क्या क्या खोया है और क्या क्या पाया है। तो दोस्तों यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, दोस्तों इसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो दोस्तों अपने को इसी सेक्रीफाइस से मुसीबतों का सामना करते हुए अपने को मंजिल को छूना है और अपने को अपने घर वालों का सपना पूर्ण करना है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है विषाणु से संबंधित। सबसे बड़ा विषाणु है, क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा विषाणु है। ऑप्शन ए पॉक्सो विषाणु, ऑप्शन बी हर्पिस विषाणु, ऑप्शन सी सार्कोमा विषाणु, ऑप्शन डी ट्यूमर विषाणु। तो दोस्तों इसका जवाब दीजिए क्या होगा, कमेंट्स में छाप दीजिए कि इसका ये आंसर होगा सर। तो देखिए दोस्तों मैं इसका आंसर लिख देता हूं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉक्स विषाणु। क्या होगा दोस्तों, फॉक्स विषाणु। ठीक है दोस्तों इसकी बात करते हैं। ये अपने शरीर का सबसे बड़ा विषाणु है। ये क्या है, अपने शरीर का यह शरीर का सबसे बड़ा विषाणु है। यह शरीर का क्या है, सबसे बड़ा विषाणु। अब बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित, फॉक्सो से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, जैसे चिकन फॉक्स, स्मॉल फॉक्स, हर्पिस। इन बीमारियों की बात कर लेते हैं, इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीमारियों से संबंधित। दोस्तों हम बात करते हैं पहले चिकन फॉक्स की। किसकी बात करते हैं हम, चिकन फॉक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं छोटी माता। क्या कहते हैं, छोटी माता। इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके वायरस की बात करते हैं तो इसका वायरस का नाम क्या है दोस्तों, वेरिसेला। इसके वायरस का नाम क्या है दोस्तों, वेरिसेला। और बात करते हैं दोस्तों इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसका लक्षण है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि लक्षण क्या होगा, शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ना, छोटे छोटे दाने पड़ना, और हल्का बुखार होना, हल्का बुखार होना। और क्या हो सकता है, हल्का बुखार हो गया, छोटे छोटे दाने। दोस्तों ये दाने अपनी त्वचा पे यहाँ पे पड़ेंगे अच्छे से, वहाँ पे अपने को पता लग जाएगा कि ये कौन सी बीमारी होगी, छोटी माता या फिर चिकन फॉक्स बीमारी हो गई अपने। और दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसकी खास बात है, एक खास बात समझते हो आप। जैसे किसी की खास बात रहती है, हम कहते हैं इसकी तो खास बात ये है। तो जैसे कोई बात खास रहती है उसकी मतलब कुछ स्पेशल उसके लिए बारे में बताया जाता है। जैसे खास बात क्या है, खास बात ये है एक व्यक्ति के एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होती है। यह बीमारी दोबारा से नहीं होती है। अब इसका कारण जानेंगे कि दोस्तों एक बार होने के बाद ये बीमारी दोबारा से क्यों नहीं होती है, क्या कारण है इसका। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, क्योंकि
क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों क्या हुआ इसके अंदर? देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इसके वायरस की। तो वायरस क्या है? वेरिसेला। और इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पता लगेगा कि अपने ये बीमारी हो गई? तो दोस्तों ये बीमारी से छोटे छोटे दाने पड़ने लग जाएंगे शरीर पे और हल्का बुखार रहेगा अपने। और बात करते हैं दोस्तों इसमें खास क्या बात है, ये एक व्यक्ति के एक बार होती है, दोबारा से नहीं होती। इसका कारण क्या है दोस्तों? उस व्यक्ति में क्या हो जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, यही इसका कारण है। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों आप सभी बने रहे, जाग जाइए सभी, सोना नहीं है किसी को भी, क्योंकि अभी टाइम अपने का क्या है? पढ़ने का है। अपनी जिंदगी में तब तक सोना नहीं लिखा जब तक हम नौकरी जॉब नहीं लग जाते, क्योंकि अपने को जॉब लगना है। उसको सोना नहीं कहते, जो हम 4-5 घंटे सोते उसको सोना नहीं कहते। सोएंगे जब हम जॉब लग जाएंगे, अच्छे से सोएंगे हम अपने, जब अपना घर वालों का सपना पूर्ण हो जाएगा, अपना भी सपना पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों अपने को सपना पूर्ण करके ही सोना है, सोना नहीं है, पढ़ाई करनी है, क्लास लेते रहना है समय समय पर। तो दोस्तों हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं स्मॉल फॉक्स। किसकी? स्मॉल फॉक्स की बात करते हैं हम, जिसे हम क्या कहते हैं? चेचक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चेचक। इसकी बात करते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों? इसका वायरस की बात करें हम, इसके वायरस की बात करते हैं। इसका वायरस का नाम क्या है? उसके वायरस का नाम क्या था? वेरिसेला। क्योंकि उसमें हल्का बुखार था तो वो सेला था। सेला हम किसे बोलते हैं दोस्तों? हमारे राजस्थान में सेला क्या होता है बताऊं? सेला होता है जैसे इजी होता है, इजी आसान, उसको हम क्या बोलते हैं? अरे ये काम तो मेरा सेला हो गया। सेला मतलब आसानी से हो गया, ये तो मेरा काम। तो दोस्तों सेला, तो वो क्या है? जो बीमारी थी उसके अंदर बुखार हल्का था तो सेला था। इसके अंदर क्या है? ये भोला है। ये क्या है? भोला है। तो इसका क्या हो जाएगा? वेरी भोला वायरस। अब दोस्तों आप सोचोगे कि कोई वायरस भी भोला होता है क्या? दोस्तों ये भी भोले भगत का भंडार है। भोले का क्या है? उसका शिष्य है। तो दोस्तों इसी वजह से वायरस क्या है? वेरी भोला। तो दोस्तों इसके लक्षण की बात करते हैं हम इसमें। तो दोस्तों इसके लक्षण क्या क्या हैं देखिए आप। दोस्तों इसके लक्षण क्या हैं? शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने पड़ते हैं। छोटे छोटे लाल दाने पड़ते हैं। और क्या होगा दोस्तों? उसमें हल्का बुखार होता था, इसमें तेज बुखार होता है। शरीर में तेजी से बुखार होगा। क्या होगा दोस्तों? शरीर में तेजी से बुखार होगा। ये भी इसका क्या है? लक्षण है। और दोस्तों बात करते हैं इससे, जैसे हम बात करते हैं इसके लिए, इसमें क्या उपचार है? इसका उपचार की बात करते हैं तो दोस्तों इसका उपचार है अपने लिए, जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे अभी मान लीजिए आप तो बड़े हो गए, अरे विद्वान, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जब अपने, अब मान लीजिए आपके नहीं होंगे क्या चिंटू मिंटू, तो उनकी बात करता हूँ मैं, उन चिंटू मिंटुओं की। तो दोस्तों उन चिंटू मिंटुओं को अपनों को क्या करना है कि उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, कौन से छोटे बच्चों को 3 से 6 माह के अंदर टीका लगवाना
चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 3 से 6 माह के अंदर टीका लगवाना चाहिए। ये इसका उपचार है, तभी हम हमारे को बाद में जाके जब जैसे हम अभी बड़े हो गए तो फिर अपने क्या नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं स्मॉल फॉक्स। स्मॉल फॉक्स को हम दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? चेचक। दोस्तों दोनों में से किस नाम से भी जाना जा सकता है ये। और दोस्तों इसके वायरस का नाम क्या है? वेरिबोला। और दोस्तों इसमें क्या होता है? शरीर पे छोटे छोटे दाने पड़ने लग जाते हैं, तेजी से बुखार होता है दोस्तों। और 3 से 6 माह के भीतर अपने को क्या लगाना चाहिए? टीका लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? टीका लगाना चाहिए। कब? जब हम छोटे रहते हैं। तो दोस्तों आप इसे लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट एक और देखते हैं जिसमें है हर्पिस की बात करेंगे हम। हाँ तो दोस्तों हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जिसके अंदर होगा अपना कौन सा रोग? हर्पिस। हर्पिस की बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम जो हर्पिस अपना कौन सा? हर्पिस, इसकी बात करते हैं दोस्तों। इसको इंग्लिश में भी यही बोला जाता है हर्पिस, और हिंदी में भी हर्पिस बोला जाता है। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं। इसके जो विषाणु है, क्या विषाणु, वो कौन सा विषाणु है? विषाणु देखिए आप, जिसके विषाणु है वो भी कौन सा है? हर्पिस विषाणु है। कौन सा विषाणु है दोस्तों? हर्पिस। और दोस्तों इसके लक्षण क्या क्या हैं? हम इसके लक्षण की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका लक्षण क्या होगा? यह त्वचा से संबंधित रोग है। यह है त्वचा से संबंधित रोग है। तो इस पे क्या होता है दोस्तों? त्वचा में ऐसा क्या होता है जिससे अपने को त्वचा से संबंधित रोग बताए जा रहे हैं? ये होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें त्वचा पर सूजन आने लगती है। इस पर क्या होता है दोस्तों? त्वचा पे सूजन आने लगती है। इसके लिए क्या इसका उपचार है? इसका उपचार देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका उपचार क्या है? उपचार देखिए, जो एंटीसेप्टिक क्रीम आती है, एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग करें। तो दोस्तों यही इसका इलाज है। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले हर्पिस की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका एक कौन सा वायरस कौन से विषाणु द्वारा होता है? हर्पिस विषाणु द्वारा होता है। कौन सा रोग है? त्वचा का रोग। त्वचा में ऐसा क्या होता है? त्वचा में सूजन आने लगती है। एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग करें। इसके उपचार में किसका प्रयोग करें दोस्तों? एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग करें। यही इसका उपचार है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप अपना क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो दोस्तों, अब तो आप देखिए, आप दोस्तों अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए, उत्सर्जन की इकाई है। उत्सर्जन की इकाई क्या है? तो बात करते हैं ए न्यूरॉन, बी एक्सॉन, सी नेफ्रॉन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जवाब दीजिए क्या होगा इसका? कमेंट्स में अच्छे से जवाब आ जाना चाहिए सबके कि इसमें से क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जवाब दीजिए। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो दोस्तों आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। मैं बात करता हूं इसके आंसर की। उत्सर्जन की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसके आंसर होगा इसमें सी, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन की हम बात करते हैं। तो दोस्तों नेफ्रॉन हो गई, किसकी इकाई हो गई? उत्सर्जन की इकाई। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये किसकी इकाई है? यह किसकी इकाई है? यह उत्सर्जन की इकाई है। किसकी इकाई है दोस्तों? उत्सर्जन की इकाई है। और बात करते हैं और बाकी इकाइयों की बात करें तो दोस्तों जिसको हम बोलते हैं किडनी। अब आपको पूछेगा किडनी की इकाई क्या होती है? किडनी की इकाई का नाम भी क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन है। आपको दोस्तों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किडनी की इकाई क्या है। किडनी की इकाई भी नेफ्रॉन है। और बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में, किडनी हो गई। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तंत्रिका तंत्र वाला है इसके 3 स्टार लगा लीजिए आप। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है, क्या
जो इकाई है उस इकाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, इसको क्या कहते हैं हम, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूरॉन कहते हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों जो एक्सॉन है, एक्सॉन की हम बात करते हैं ना, जो एक्सॉन, वही अभी जो नाम आया था आपने सुना होगा हेक्सॉन, हेक्सॉन की बात करते हैं। यह क्या है दोस्तों, ये न्यूरॉन का ही हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, ये न्यूरॉन का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, क्वेश्चन आएगा कि किसका हिस्सा है, न्यूरॉन का हिस्सा है। और बात करते हैं दोस्तों इस एक्सॉन का कार्य क्या है। यह है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किसका कार्य करता है, ये संदेश वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्तों, ये संदेश वाहक का कार्य करता है। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इकाई थी, तो हमने पहले बात की नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसकी इकाई है, यह है उत्सर्जन की। और किडनी की बात करते हैं तो किडनी किसकी इकाई है, किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद कर लीजिए आप कि पूछेगा कि तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। और हेक्सॉन का ये इकाई पूछे या फिर ना पूछे, ये हिस्सा पूछे या फिर ना पूछे, इसका पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा इसके अंदर, हेक्सॉन के अंदर क्वेश्चन पूछेगा कि हेक्सॉन का कार्य क्या है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्तों, ये संदेश वाहक का कार्य करता है, यही इसका कार्य है। यदि आपको अच्छा लगे तो कम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बताइए कि कैसा लगा आपको। हाँ तो दोस्तों आप स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम उसका जवाब देते हैं, आप उसका जवाब दीजिए अच्छे से कमेंट्स में और हम भी आप उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया से संबंधित है। तो श्वसन क्रिया जो हम सांस लेते हैं उससे संबंधित है। तो बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिए इसके अंदर, उसी के अंदर इसका ऑप्शंस के अंदर ही इसका शॉर्ट में सोचिए कि ऐसा क्या हो सकता है, उससे मिलता जुलता वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और बात करते हैं इसके बाद में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बाद में एक हो गया कौन सा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक हो गया स्वचालित तंत्रिका तंत्र की बात हो गई। तो दोस्तों इसमें बताइए कि इसमें कौन सा इसका आंसर होगा कि श्वसन तंत्रिका श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। दोस्तों तुरंत इसका वो दीजिए कि हाँ इसका आंसर ये है सर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आंसर देख लीजिए आप। इसमें जो श्वसन तंत्र आप देखिए, श्वसन हम कोई सी और किसी विशेष द्वारा, कोई मशीन द्वारा थोड़ी ना लेते हम श्वसन, स्वचालित है। ये तो कैसा है, स्वचालित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा डी कि स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा, स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या होता है दोस्तों, इसका श्वसन का नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी बात कर लेते, इसमें क्या होता है, श्वसन का नियंत्रण होता है। क्या होता है दोस्तों, श्वसन का नियंत्रण। और बात करते हैं, स्वचालित हो गया। और बात करते हैं श्वसन क्रिया से संबंधित। दोस्तों इसको शॉर्ट में क्या बोलेगा, वो इसको शॉर्ट में बोलेगा ANS। अब पूछेगा आपको ANS की फुल फॉर्म क्या होती है, एटोनोमिक नर्वस, क्या, एटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या हो गई दोस्तों, सिस्टम्स, इसकी फुल फॉर्म हो गई। और ऐसे ही आपको एक और पूछेगा जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, आपको पता होना चाहिए, उसकी फुल फॉर्म होगी CNS।
अब इससे आप पता लगा लोगी कि इसकी फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फॉर्म होगी सेंट्रल, क्या होगी दोस्तों, इसकी फॉर्म होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो कुछ समझ में आया दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज होने का कार्य नहीं है। आपको पूछेगा सीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूछेगा कि ये किस और ये किससे चालित है, ये एएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक नर्वस सिस्टम। और एटॉमिक नर्वस सिस्टम से क्या हम नियंत्रित करते हैं, इससे नियंत्रित करते हैं हम श्वसन का नियंत्रण करते हैं। और बात करते हैं सीएनएस से हम क्या करते हैं, इससे पूरे शरीर का नियंत्रण किया जाता है। क्या हुआ दोस्तों, आपने देखा कि सेंट्रल है, आपने सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य क्या होता है, जो सभी राज्य हैं उनको समान रूप से अधिकार देना, सभी राज्यों में समान तरीके से शासन चलाना, वही सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य होता है। तो दोस्तों पहले बात होती है, एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के अंदर कुछ राज्य होते हैं कि नहीं होते, तो कुछ राज्य होते हैं, तो वो इसके अंदर मेन सेंट्रल कौन सा होता है, ये होता है। और ये इसका क्या होते हैं, ये भाग होते हैं। ये एक बॉडी है, ये पूरी बॉडी का कार्य कर रहा है दोस्तों। तो पूरी बॉडी को चलाने के लिए हम किसका, पूरी बॉडी को नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका देख लीजिए अभी, हमें इसे और किस नाम से जानते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। कुछ समझ में आया, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों हम बात करते हैं, 2 पॉइंट है और मिलते जुलते हैं, उनकी बात करते हैं हम। पहले आप देख लीजिए उन्हीं पॉइंटों को। पहले बात करते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। एक होते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम इसके अंदर अच्छे से डिटेल्स के साथ समझेंगे। जैसे मैं लिखा रहा हूं आपको वैसे कि वैसे सारणी बनानी है आपकी इसकी, और वैसे के वैसे आपको नोट्स बनाते रहना है ना। दोस्तों हम बात करते हैं पहले इसकी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होती है, जो अपनी आंख होती है ना, जो अपनी आंख होती है उसकी बात करते हैं। जो आंख की ये पलकें होती है, जिसको हम पुतलियां बोलते हैं, ये कार्य क्या करता है, ये कार्य करता है, ये पुतलियों को, यह आंख की पुतलियों को सिकुड़ने का कार्य करती है, सिकुड़ने का कार्य करती है। क्या क्या बात की दोस्तों, ये आंख की पुतलियों को सिकुड़ने का कार्य करती है। और ये क्या करती है, तो इसका विपरीत होगा, जो आंख है इसकी पुतलियों को फैलाने का कार्य करती है। देखो समझ लीजिए, ऐसी आंख है, वैसे ये ऐसी आंख वाक नहीं होती, मतलब समझ लीजिए आंख अपनी वैसी, आंख की पुतलियों को फैलाने का कार्य करती है, फैलाने का कार्य करती है। कुछ समझ में आया दोस्तों, ये क्या करते हैं, आंख की पुतलियों को फैलाने का कार्य करते हैं, ये सिकुड़ने का कार्य करते हैं। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा जो अपनी त्वचा है, जैसे ये हाथ है, समझ लीजिए। अब इससे त्वचा है, इस त्वचा पे छिद्र होते हैं, इससे कुछ पसीना स्त्रावित होता है। क्या होता है, पसीना स्त्रावित होता है। ये क्या होता है, उसको कम कर देता है, जिसको हम बोलते हैं स्वदेश, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वदेश ग्रंथियां। स्वदेश ग्रंथियों से पसीने के स्वदेश ग्रंथियों से पसीने के स्त्राव
को कम करना। क्या होता है, स्वदेश ग्रंथियों से पसीने के स्राव को कम करने का कार्य करती है। और बात करते हैं इसकी, तो दोस्तों ये स्वदेश ग्रंथियों के से पसीने को स्राव को बढ़ाती है। यहाँ कहा क्या करती है दोस्तों, पसीने एक स्वदेश ग्रंथियां होती है, उनसे जो पसीना स्राव होता है उसके क्या करती है, उसको बढ़ाती है। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर एक और पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है जो भी अपना जो शरीर के अंदर शर्करा होती है, रक्त में पाई जाती है, रक्त की शर्करा को कम करता है। और इसका कार्य क्या है, रक्त की शर्करा को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने क्या क्या किया, इसके अंदर किया हमने, जो आंख की पुतली होती है उसको फैलाने का कार्य कौन करता है, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र। और बात करते हैं आंख की पुतलियों को सिकोड़ने का कार्य कौन करता है, परानुकंपित तंत्रिका तंत्र। और बात करते हैं जो स्वदेश ग्रंथियां होती हैं उनसे पसीने को कम करने का कार्य कौन करता है, परानुकंपित तंत्रिका तंत्र। और जो स्वदेश ग्रंथियां होती हैं उन्हें पसीने को बढ़ाने का कार्य कौन करती है, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र। और बात करते हैं इसके रक्त के अंदर जो शर्करा को कम करने का कार्य कौन करते हैं, परानुकंपित तंत्रिका तंत्र। और बात करते हैं रक्त के अंदर जो शर्करा होती है उसे बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं, परानुकंपित तंत्रिका तंत्र, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र। सही है, तो बताइए दोस्तों कैसा लगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। हाँ तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, ऑप्शन बी एलेनिज और ऑप्शन डी अमोनिया। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी। तो जवाब दीजिए कमेंट्स के अंदर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा मैं लिख देता हूं, तब तक फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके डिटेल्स के साथ में। तो इसका क्या होगा, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, जिसको हम क्या बोल, जिसका ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है इसके अंदर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, उसकी बात करते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों हम बात करते हैं यूरिक अम्ल की बात करते हैं। ये क्या होता है, जो अपने शरीर के अंदर जो उत्सर्जी वैसे जीव, जिस इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। क्या कहते हैं दोस्तों से हम, यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। और एक ऐसा ही पॉइंट एक और है जिसको हम बात करते हैं इससे संबंधित, कि वैसे जीव, वह जीव भी बोल सकते हैं, वह जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या करता है, क्या निकालता है, यूरिया निकालता है। यूरिया क्या करता है, निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भी यही कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे भी हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। एक और पॉइंट बचा है, उसे क्या कहते हैं, उसे देखिए आप। तो दोस्तों एक और पॉइंट क्या हो सकता है इसका, तो एक और पॉइंट हो सकता है इसका, देखिए आप। एक होता है वह जीव जो उत्सर्जी के अंदर
जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसका क्या करते हैं, जो अमोनिया होता है, अमोनिया को निकालते हैं, निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम उसे अमोनोटैलिक, उसे हम क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, इसके अंदर आते हैं जैसे सरीसृप, जो सरीसृप प्रजाति होती है ना, कौन सी, जो सरीसृप वाली प्रजाति, उसकी बात करते हैं। और सांप हो गए वो भी इसी के अंदर आते हैं, छिपकली हो गई वो भी इसी के अंदर आती हैं, है ना। और बात करते हैं इसके अंदर जैसे वो स्तनधारी होते हैं ना, स्तनधारी मनुष्य भी इसके अंदर आते हैं। और बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं तो ये इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं जैसे आपने नाम सुना होगा अमीबा, और बात सुना होगा हाइड्रा, और बात सुना होगा आपने मछली आदि। ऐसे और भी जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, अमोनिया का स्त्रावण करते हैं, निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने क्या क्या बात की, पहले बात की हमने वैसे जीव जो पदार्थ के उत्सर्जी के तौर पर क्या निकालते हैं, यूरिक अम्ल निकालते हैं या फिर यूरिक एसिड निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं। उसके अंदर क्या क्या आते हैं, सरीसृप आते हैं, सांप आते हैं, छिपकली आती है आदि। और बात करते हैं वह जीव जो उत्सर्जी के पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भी यूरिकोटैलिक कहते हैं। जो किसके अंदर आते हैं, जो कौन से होते हैं, जो वह जीव जो जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या आते हैं, स्तनधारी आते हैं। और बात करते हैं वह जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के तौर पर अमोनिया निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक कहते हैं। और इसमें जीव कौन कौन से होते हैं, अमीबा, हाइड्रा और मछली आदि होते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। हाँ तो दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मंजिल भी होगी टकरार भी होगी, अरे मंजिल भी होगी टकरार भी होगी, दशरथ माझी की तरह हथौड़ी की क्या होगी दोस्तों, जनखार भी होगी। तो दोस्तों तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। सभी मेरे बब्बर शेरनियाँ सभी बहुत मजबूत है हथौड़ी की तरह, उस पहाड़ को तोड़ के रहेंगे, जो पाकर रहेंगे। अपने घर वालों का सपना जरूर पूर्ण करोगे कि नहीं करोगे तो एक बार कमेंट्स के अंदर बता दीजिए कि हाँ सर हम आपका साथ दे रहे हैं और हम अपने घर वालों का जरूर सपना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों अपना कमेंट्स के अंदर जवाब दीजिए कि हाँ सर हम इसका क्या करते हैं, पक्ष लेते हैं और हम घर वालों का सपना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है देखिए क्या होगा, क्वेश्चन शानदार है। देखिए आप, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इमल्सन पर प्रारंभ होता है। इमल्सन समझ जाइए कि कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन मेंडुला से, ऑप्शन बी सेरिब्रम से, ऑप्शन सी स्पाइनल कार्ड से, ऑप्शन डी वेगस तंत्रिका तंत्र से, वेगस तंत्रिका से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए आप कमेंट्स के अंदर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा मेरे हिसाब से, बताइए जब तक फिर मैं इसका जवाब दूंगा, मेरे को तो पता है, जवाब दीजिए आप। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, मेंडुला से क्या होता है, ये प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ होता है, इमल्सन। क्या प्रारंभ होता है दोस्तों, इसकी प्रारंभ की बात करते हैं तो इसके अंदर प्रारंभ क्या होता है, इमल्सन। क्या होता है दोस्तों, इम्पल्स है दोस्तों, इम्पल्स, सॉरी मैंने इमल्सन देखा, इम्पल्स है। क्या है, इम्पल्स है दोस्तों। इम्पल्स कहाँ से प्रारंभ होता है, मेंडुला से प्रारंभ होता है। और इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, इम्पल्स का जिसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों को प्रारंभ करना। ठीक है, क्या होता है कार्य, सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों को क्या करना,
प्रारंभ करना। और बात करते हैं इसके बाद में दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, उसकी बात करते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि सेरिब्रम का कार्य क्या है। इसे आप जितने भी स्टार देना चाहते हो दे दीजिए, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सेरिब्रम की। जो सेरिब्रम है ये क्या होता है दोस्तों, तो इसकी हम बात करते हैं सेरिब्रम के अंदर। तो इसकी बात क्या होती है, ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। ये क्या होता है दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। दोस्तों आज तक आपने दो चीज देखी होगी, विकासशील और विकसित। जो अपने देशों के अंदर चलता है, विकसित होता है जो ऑलरेडी सबसे ज्यादा डेवलप हो, और विकासशील क्या होता है, जो धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा हो, धीरे धीरे डेवलप हो रहा हो, उसे हम कहते हैं विकासशील। तो दोस्तों अपने इंडिया देश को हम विकासशील देशों की कंट्री में रखते हैं, और जैसे अमेरिका हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ, उसे हम विकसित देशों की कंट्री में रखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये कैसा है, ये विकसित है, ये ऑलरेडी डेवलप है, इसके अंदर काफी चीजों का, इसमें काफी चीजें विकार उत्पन्न करती है। तो देखिए क्या क्या होता है इसके अंदर, तो हम देखते हैं दोस्तों। विकसित है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दोस्तों, ये बुद्धिमत्ता का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, जो अपने दिमाग, जो अपना माइंड चलता है पढ़ाई के अंदर, ये किसका कार्य कौन करता है, इसका कार्य करता है सेरिब्रम। और बात करते हैं बुद्धिमत्ता का क्या कार्य करता है, ये अपनी स्मृति को बढ़ाता है, स्मृति को बढ़ाता है। और स्मृति के अलावा क्या है दोस्तों, स्मृति को बढ़ा दिया, और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। और बात करते हैं इसके बाद में, इच्छा शक्ति हो गई, और इसके बाद में हो गई अब जो अपनी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, ऐच्छिक जो अपने शरीर के अंदर स्वयं से उत्पन्न होती है ऐसी क्रियाएं, उसको बढ़ावा देता है। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर जो ज्ञान, अरे इसका नाम लेते ही तो लड़कों में पता नहीं क्या हो जाता है, ज्ञान की वाणी को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। जो अपने ज्ञान की वाणी होती है, बोलने की शक्ति होती है, उसको अभी कौन बढ़ाता है दोस्तों, सेरिब्रम बढ़ाता है। सेरिब्रम के अंदर ये सब चीजें पाई जाती है, इसका कार्य होता है। ये सेरिब्रम का एक तरीके से समझ लीजिए कि सेरिब्रम क्या क्या कार्य करता है, बुद्धिमत्ता का, स्मृति का, इच्छा शक्ति का, ऐच्छिक ज्ञान, ऐच्छिक क्रियाएं, और ये क्रियाएं हैं दोस्तों ध्यान रखना, ऐच्छिक क्रियाएं और ज्ञान वाणी का। और बात करते हैं तो दोस्तों जो चिंतन केंद्र होता है अपना, चिंतन केंद्र। अब आप बोलोगे सर इसकी तो बात ही मत करो मेरे सामने, किसकी बात ना करे, अरे चिंतन केंद्र की बात ही मत करो। हमारे टेंशन में तो क्या रहती है, चिंता रहती है। क्या रहती है दोस्तों, चिंता रहती है। सर आप इसकी बात मत करो हमारे, तो ये चिंता तो हमारे को खाए जा रही है, डाकन की तरह खाए जा रही है। और दोस्तों डाकन की तरह क्या खाए जा रही है, इसको हटाइए। चुटकियों के अंदर अपने को जॉब लगना है, फिर नो टेंशन नो फिकर, अपने को ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना कोई कुछ खबर। तो अपने को घर वालों का सपना पूर्ण होते ही, और अपना खुद का सपना पूर्ण होते ही, और अपने सभी परिवार का सपना पूर्ण होते, अपने क्या हो जाएगा, चिंतन खत्म हो जाएगा। फिर इसका खेल खत्म हो जाएगा कि अपने को ये कभी भी क्या नहीं देगा, चिंतन नहीं देगा, चिंता नहीं करेगा अपने शरीर के अंदर उत्पन्न। तो कुछ समझ में आया दोस्तों। और बात देखिए दोस्तों इसके अंदर तो हमने क्या क्या बात की, पहले देखा कि ये शरीर का सबसे विकसित भाग होता है, कौन सा होता है, सेरिब्रम की बात करते हैं तो शरीर का सबसे विकसित भाग होता है। और बात करते हैं ये बुद्धिमत्ता का कार्य करता है, ये स्मृति का कार्य करता है, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, अपने ऐच्छिक क्रियाओं को उत्पन्न करता है, ज्ञान की वाणी को बढ़ाता है, और चिंतन केंद्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दोस्तों ये कौन सा भाग करता है, सेरिब्रम की बात करते हैं तो दोस्तों सेरिब्रम का कार्य देख लीजिए आप। और मेंडुला की बात करते हैं तो मेंडुला के प्रारंभ, मेंडुला से क्या प्रारंभ होता है, इम्पल्स क्या होता है दोस्तों, मेंडुला से क्या प्रारंभ होता है, इम्पल्स प्रारंभ होता है। और ये सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों का प्रारंभ करता है। क्या करता है, जो सांस लेते हैं हम अपने सांस, जैसे मेरी इच्छा है मैं भी सांस लूँ, मेरी इच्छा नहीं है तो ना लूँ, तो उनको क्या कौन प्रारंभ करता है, तो इम्पल्स प्रारंभ करता है। उनको रोक कर रखने का कार्य भी कौन करता है, इम्पल्स करता है। तो मजा आया दोस्तों। तो देखते हैं इसके बाकी और पॉइंट देखते हैं। हाँ तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या होगा? मेंडुला। देखिए दोस्तों, मेंडुला क्या होगा? ओब्लागेटा। मेंडुला ओब्लागेटा, ये इसका क्या है? नाम है। अरे ऐसे नाम सुनिए आप, मजा आ रहा है ऐसे नाम सुनने में कि मेंडुला ओब्लागेटा की बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं? तो इसके अंदर हम बात करते हैं ये मस्तिष्क का, इसका कार्य क्या है? ये मस्तिष्क का ये मस्तिष्क क्या है? सबसे पीछे का भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे पीछे का क्या होता है? भाग होता है। कुछ समझ में आया? इससे समझ जाना चाहिए कि कहाँ पे पाया जाता है। ये अपने मस्तिष्क में यहाँ पे पाया जाता है, सबसे पीछे का भाग होता है। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर, इसका कार्य क्या क्या होता है? इसका कार्य क्या क्या होता है? किसका? मेंडुला ओब्लागेटा। मेंडुला ओब्लागेटा का कार्य क्या क्या होता है? देखिए आप, तो मेंडुला ओब्लागेटा का कार्य क्या क्या होता है? पहला कार्य होता है उपापचय क्रियाओं को उत्पन्न करना। किसका कार्य है? उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करना। रक्त दाब, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से उड़ता है कि रक्त दाब को नियंत्रण कौन करता है। और जो इससे अगले वाला पॉइंट आने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है कि रक्त दाब को नियंत्रण कौन करता है? मेंडुला ओब्लागेटा। और बात करते हैं हृदय को नियंत्रण। हृदय की धड़कनों को नियंत्रण। किसकी? हृदय की धड़कनों को नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? ये करता है मेंडुला ओब्लागेटा। और बात करते हैं दोस्तों इसी के अंदर, तो इसी के अंदर हम बात करते हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है अपने शरीर के अंदर। कौन सी? एक तो ऐच्छिक पढ़ी हमने अभी, एक होती है अनैच्छिक जो हमारे शरीर में स्वयं उत्पन्न नहीं होके हमारे द्वारा उत्पन्न की जाती है। अनैच्छिक क्रियाओं को भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है दोस्तों? उनका भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो दोस्तों ये किस किस का नियंत्रण करता है? एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये बताइए कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो मेंडुला ओब्लागेटा करता है। और हृदय का नियंत्रण कौन करता है? तो मेंडुला ओब्लागेटा करता है। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा? तो देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसके अंदर होगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, इसकी बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर इसका कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य देखते हैं हम, तो इसका कार्य है कि यह प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ये क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। और बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित कि इसका कार्य क्या होता है दोस्तों। तो इसका कार्य देखिए आप, इसका कार्य होता है मस्तिष्क में आने जाने वाले उत्पिनों का संवहन करना। क्या होता है दोस्तों? जो अपने मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में आने जाने वाले उत्पिनों, क्या होता है दोस्तों? उत्पिनों का सहवहन करता है। तो दोस्तों हमने क्या क्या किया, क्या क्या देखा और क्या क्या लिखा? तो देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन अपना कि मेंडुला ओब्लागेटा का मस्तिष्क में ये सबसे पीछे का भाग होता है और ये उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, रक्त दाब को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन करता है? मेंडुला ओब्लागेटा। ये एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फिर बार बार बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों। स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं दोस्तों, ये अपने प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित रखता है। मस्तिष्क में आने जाने वाले उत्पिनों का संवहन करता है। जिससे अपने समझ में आया कुछ? जैसे आपको पता होगा, जैसे मैं बात करता हूँ
जैसे हमने बात की क्या कि जैसे मान अपने त्वचा है, त्वचा पे मान जैसे अपने ये हम जिसको बोलते हैं काटा लगना, तो काटा लग गया जैसे मान लीजिए त्वचा पे कहीं पे कोई भी पिन वगैरह है वो यहाँ पे क्या हो गई, चुभ गई। चुभ जाने के बाद अपने को पता लगता है कि अपने शरीर में तुरंत उसका क्या जाता है यहाँ पे माइंड के अंदर कि मेरे शरीर में क्या हो गई, कि क्या हो गई, जो पिन थी वो चुभ गई। और जो उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है दोस्तों, जैसे कहीं भी हम क्रिकेट खेलते रहते हैं तो अपने शरीर पे लग जाती है, लगने के बाद अपने शरीर को तुरंत पता लग जाता है कि मेरे शरीर में क्या हो गया, दर्द होने लग रहा है, और लग गई। तो वो कौन सा कार्य करता है, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य होता है। तो कुछ समझ में आया दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे को जवाब दीजिए कि हाँ सर आपकी ये क्लास अच्छी लगी। और दोस्तों कमेंट्स में जवाब देना ना भूलें, आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।